अगर आपके समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने को, बोलने को और करने को तैयार ना हो तो ऐसी पार्टियों को ठोकर मारनी पड़ेगी और ऐसे नेताओं को भी ठोकर मारनी पड़ेगी जो समाज के रिजर्व सीट से जीत के जाएं लेकिन जाने के बाद समाज के मुद्दों पर आवाज ना उठाएं। हमें गुलामों की जरूरत नहीं है, ये तो बाबा साहब की कृपा से रिजर्वेशन से हम बन गए। रिजर्वेशन ना होता मेरे पिताजी की नौकरी ना लगती, रिजर्वेशन ना होता मेरा लॉ में एडमिशन ना होता, रिजर्वेशन ना होता तो मैं एमएलए नहीं बनता। सब कुछ तो रिजर्वेशन से मिला है और वही रिजर्वेशन धीरे धीरे सरकारों ने सब क्षेत्र में खत्म कर दिया। केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जो भी बचा हुआ है। और इसकी भी ध्यान रखना, जितने लोग बैठे हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा रहे। जिस दिन उनकी ताकत ज्यादा हो गई, यानी जो 400 पार का सपना देखते थे, जिस दिन उनका 400 पार का सपना पूरा हो गया, मेरी बात को रिकॉर्ड रख लेना और फिर समय बता देगा, उस दिन ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी खत्म कर देंगे। धर्म को भी त्याग दो जो तुम्हें गुलाम बनाता हो, जो तुम्हें अपमानित करता हो, जो तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूटता हो, जो तुम्हारी घड़े छूने पर हत्या करता हो, जो घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला करता हो, जो इंसान को इंसान मानने को तैयार ना हो, जो किसी को नीच किसी को ऊंचा बनाता हो, ऐसे किसी धर्म की हमें जरूरत नहीं है। अंधविश्वास पाखंडवाद हमारे समाज में कूट कूट के भरा है और हमारे समाज की गुलामी, बदहाली और दुर्दशा का कारण भी अंधविश्वास और पाखंडवाद है। जो समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो समाज के लोग कभी इतिहास बना नहीं सकते। क्योंकि जो हिंदू धर्म है वो 4 वर्ण में बटा है और इस देश के दलित, अछूत, आदिवासियों को यही नहीं पता कि हिंदू धर्म के 4 वर्ण में तुम नहीं आते हो भाई, तुम उसमें नहीं आते। क्योंकि ना तुम ब्राह्मण वर्ण में आते हो, ना क्षत्रिय वर्ण में आते हो, ना वैश्य वर्ण में आते हो और ना ही शूद्र वर्ण में आते हो। तो हिंदू वो है जो 4 वर्ण में कहीं आता है। जो 4 वर्ण से बाहर है उसका इतिहास पढ़ना पढ़ाना, हम सबको उसको बोध कराने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चे और जवान पत्नी को गंवा दिया। और हमारे इतिहास को बताते बताते उन्होंने कहा था तुम मूल निवासी हो, तुम नागवंशी हो, अपने इतिहास को समझो। और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बुद्धिज्म है, हमारे समाज के लोग बौद्ध थे। लेकिन आज हम उस विचारधारा को मजबूत करने में लगे हैं जिस विचारधारा की वजह से हमारे समाज के लोग लगभग 3000 साल गुलाम रहे। इस गुलामी को तोड़ने के लिए जो पूरा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष है वो मैं कई बार बता चुका हूं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं बोलूंगा, एकदम संक्षिप्त में अपनी बात कह के निकलूंगा। और वो ये है कि इस हजारों साल की गुलामी से निकालकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रयास से ये जो आज पूरे देश में दलित समाज का मध्यम वर्ग बना, करोड़ों के लोग मात्रा में सरकारी नौकरियों में लोग आए, करोड़ों लोग हमारे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों में पहुंचे, हजारों लोग हमारे बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन से सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, यहां तक कि राष्ट्रपति बने, मुख्य न्यायाधीश बने। लेकिन जो बने उनसे जो उम्मीद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने की थी वो उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। कहीं ना कहीं उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को और समाज को धोखा दिया। क्योंकि ये सारे लोग मिलकर वो नहीं कर पाए जो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कर गए। करना तो दूर की बात है, ये तो उसको बचाकर भी नहीं रख पाए सब लोग मिलके जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले देकर गए। कल्पना करके देखिए, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, शिक्षण संस्थानों में जो रिजर्वेशन मिला, सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन मिला, राजनीति में जो रिजर्वेशन मिला, अगर वो ना मिला होता तो क्या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी करके वकील बन पाता? नहीं बन पाता। क्या मैं विधायक बन पाता, मंत्री बन पाता? नहीं बन पाता। सुरेंद्र जी जैसे लोग, और ये हमारे साथी छोटे भाई बैठे हैं कुलदीप जी, क्या इस समाज के लोगों को कोई गांव का प्रधान भी बना देगा क्या? अरे आप सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपने किया क्या? गुलामी से कोई आदमी कितना ही बड़ा बन जाए, सोने के पिंजरे में कैद रह के भी वो गुलाम ही रहेगा गुलाम। समाज के हक अधिकार को लड़ना पड़ेगा।
हम तो जो जीवन जी रहे हैं ना, चाहे कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, आईएफएस बन गया, जो भी कुछ बनाया अकेले एक आदमी के जीवन के संघर्ष और कुर्बानी की वजह से बनाया। कोई बताए किसी ने अपनी मेहनत से कुछ करके दिया हो? हम लोग तो सारे मिलकर उसको बचा के भी नहीं रख पाए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए थे। यह बड़ी पीड़ा की बात है। आप अगर आजादी से पहले के इतिहास को पढ़ोगे और आजादी से बाद के इतिहास को पढ़ोगे तो आपको अंतर पता चलेगा। 1919 में पहली बार भारत में जब साउथ बोरो कमीशन आया था, उस साउथ बोरो कमीशन को अछूतों के हक अधिकार के लिए एक ज्ञापन मांग पत्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साउथ बोरो कमीशन को दिया था 1919 में। और 1928 में जब साइमन कमीशन आया फिर मांग पत्र दिया। 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों की सरकार को यह बात समझा दी कि जब तुम नहीं थे तब भी हम गुलाम थे और तुम्हारे आने के बाद भी हम गुलाम हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर लंदन में जाके 1930, 1931, 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंग्रेजों को इस बात का एहसास ना कराते कि जब तुम नहीं थे तब भी हम गुलाम थे और तुम्हारे आने के बाद भी हम गुलाम हैं, तुम्हारे से आने से पहले भी हम सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं ले सकते थे, तुम्हारे आने के बाद भी हम नहीं ले सकते, तो बदला क्या? बाबा साहेब की वजह से हमारे लोगों को वजीफे की व्यवस्था हुई। पढ़ाई के लिए घर में पैसा बेशक नहीं था, लेकिन वजीफे की मदद से पढ़ के हमारे लोग इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने और उसके बनने से घर में पैसा आने लगा, झोपड़ी के जगह पर पक्के मकान बनने लगे, हमें बोलने की ताकत आ गई, अच्छे बुरे में अंतर करना आ गया और हमने एक ऐसा समाज तैयार किया जिस समाज की इस देश में लोगों को वैल्यू का एहसास हुआ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये पढ़ना और नौकरी और ये सब राजनीति जो दी, इससे भी बड़ा जो काम किया वो ये था, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। क्योंकि उससे पहले तो इनकम टैक्स पेई को वोट डालने का अधिकार था, बड़े जमींदारों को वोट डालने का अधिकार था, ग्रेजुएट को वोट डालने का अधिकार था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि मनुस्मृति के चलते हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर, व्यापार करने पर और जमींदार बनने पर यानी संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी, तो हमारे लोग ना व्यापारी बन पाए, ना इनकम टैक्स पेई बन पाए, ना ग्रेजुएट बन पाए, ना जमींदार बन पाए, तो हमारे लोगों को तो वोट का अधिकार मिलना नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने दिलाया। उस वोट के अधिकार की वजह से कोई भी बड़े से बड़े नेता हो, चुनाव के टाइम पर आपके घर वोट मांगने हाथ जोड़ के आता है कि नहीं आता? अगर ये वोट का अधिकार ना होता तो क्या कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई नेता आपके घर आता? क्या फिर आपके गली मोहल्ले को पक्का करता? रोड बनते? आपकी कॉलोनी के अंदर क्या गलियां बनती? क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनते? क्या आपके बच्चों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था होती? क्या आपके लोगों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन होता? कुछ भी नहीं होने वाला था। ये वोट की वजह से सरकारों को, सरकार पार्टियों को सरकार बनाने के लिए वोट चाहिए और वोट की संख्या जितने सवर्ण 12%, सवर्णों से लगभग दुगने से भी ज्यादा तो केवल अनुसूचित जाति और जनजाति है। समझ रहे हो आप? तो ये वोट की कीमत है, उस वोट की वैल्यू समझो। उन लोगों ने जो सारे पीएसयू बने थे 100 से ज्यादा, जिन पीएसयू में हमारे करोड़ों लोगों की नौकरियां लगी थी, वो सारे पीएसयू बेच दिए। जो वजीफे से पढ़ते थे वजीफे बंद कर दिए। जो स्पेशल कंपोनेंट प्लांट, ट्राइबल सब प्लांट फंड में पैसा मिलता था, पैसा कम कर दिया और जो मिलता उसको भी डाइवर्ट कर दिया, वो भी खत्म हो गया। जो मुफ्त में पढ़ जाया करते थे वो भी खत्म। आज आपको इंजीनियरिंग करनी हो, मेडिकल करनी हो, लॉ करनी हो, 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपया चाहिए। है आपके पास? जिनकी सरकारी नौकरी बाबा साहब की वजह से लग गई थी, वो लोग अपने बच्चों का खर्चा उठा पा रहे हैं, लेकिन अब तो नौकरियां तो धीरे धीरे खत्म। जहां जाओ हजारों हजार रिटायर्ड लोग मिलते हैं। और यहां भी अगर मैं कहूं ना, जो लोग नौकरी से रिटायर हो गए हाथ उठा लो, और जिनकी नई नौकरी लगी है वो हाथ उठा लो, तो नई नौकरी वालों से 4-5 गुना ज्यादा रिटायर्ड लोग हाथ उठाएंगे। यानी आपकी तो नौकरियां खत्म हो गई। नौकरी खत्म तो घर में पैसा ना खत्म। जिन्होंने नौकरी के पैसे से 100 गज 200 गज के प्लॉट लेके मकान बना लिए थे, अब उनके बच्चे उन प्लॉटों को बेचने लगे हैं। पहले बात तो जिसका 200 गज का प्लॉट था वो घर में बटबटा के 4 हिस्से में बट लिया,
वो 4 हिस्से में से 2 भाई नौकरी वोकरी लगे नहीं, काम धंधा था नहीं, बेच के किराए पे चले गए या अपने गाँव में चले गए। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी जहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गांव से तुम्हें निकाल के शहर में लाए, आपको आगे बढ़ने का रास्ता बनाया, आज वही रास्ता आपका बंद हो चुका है। ना नौकरी है, और एक मकान बनाने में जिंदगी भर की कमाई लग जाती है जिनकी नौकरी उनकी। अब मकान बनाना आसान नहीं है, भूल जाओ। 1% की गिनती मत करना, 1% तो एक्सेप्शन होता है। तो ना आपकी नौकरी है और वोट की आपकी वैल्यू नहीं, चूंकि वोट चोरी हो रही है, SIR भी है, EVM भी, पता नहीं क्या क्या है, तो आपकी तो वोट की भी कोई वैल्यू नहीं रही। और वैसे जिसकी है भी, तो लोगों ने शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में ज्यादातर लोग बेच देते हैं। वो भी उसका भी आपने अपने आप ही अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी नहीं मारी, हमारे समाज के लोगों ने कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया। एक वोट ही तो थी जिसकी वजह से आपकी इज्जत थी, वो भी आपने कमा दी, उसकी भी वैल्यू नहीं की। बुजुर्ग कहते कहते मर गए, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हमारे लोग आने वाले आजकल के कहने लगे वोट भी तुम्हारा और हम भी तुम्हारे, तुम कुछ दो ना दो, हम गुलामी स्वीकार करते हैं। तो बाबा साहब की कुर्बानी भी बेकार कर दी। दिक्कत यह है जो था वो चला गया, जब गया तब भी तो हमारे लोग नेता थे, हमारे सांसद भी थे, विधायक भी थे, मंत्री भी थे। जब 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को आउटसोर्स करके ठेके पे दिया गया, तो क्या उन सरकारों के अंदर हमारे लोग नहीं थे? अगर वो सारे एक साथ रिजाइन करके संसद को रोक देते तो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट, ठेकेदारी प्रथा में नहीं जाता, आज भी 4th क्लास की नौकरी लगी होती। और मेजोरिटी में लोग तो 4th क्लास में है, कोई चपड़ासी बन गया, कोई कारपेंटर बन गया, कोई चौकीदार बन गया, कोई माली बन गया, छोटी छोटी नौकरी से ही तो निकल के आ गया है। उसके बाद टीचर बनने लगे, पुलिस में कांस्टेबल लग गए, क्लर्क बनने लगे, धीरे धीरे सेक्शन ऑफिसर लग गए, वकील बनने लगे, फिर जज बनने लगे, ब्यूरोक्रेट्स बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे। थोड़ी सी तरक्की आई, लेकिन बुद्धि खराब हो गई। थोड़ी सी तरक्की तो आई, बुद्धि खराब हो गई। भूल गए किसकी कुर्बानी से तुम इंजीनियर डॉक्टर बने हो, अपने परिवार तक सीमित हो गए, अपने परिवार तक। भूल गए कि ये जो रिजर्वेशन है ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है, प्रतिनिधित्व है। ये जो प्रतिनिधित्व मिला, चाहे नौकरी में मिला, चाहे शिक्षण संस्थानों में मिला, चाहे राजनीति में मिला, ये प्रतिनिधित्व अंग्रेजों से लड़कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लिए लाए थे, किसी एक परिवार के लिए नहीं लाए। लेकिन जिनको मिला वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, अपने समाज, अपने परिवार तक सीमित रह गए। और सरकारों ने धीरे धीरे आपकी नौकरी खत्म कर दी। जो PSU में नौकरी लगते तो PSU भेज दिए, आपकी नौकरी खत्म। फिर सरकारी स्कूल बंद करना शुरू किया, 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल पिछले 20 सालों में बंद हो गए। पब्लिक स्कूल में आप जानते हो एक ही बच्चे की फीस का खर्चा 8-10 हजार रुपए महीना है, 2 बच्चे हो तो 15-20 हजार रुपए पढ़ाई। और हमारे अगर इंजीनियरिंग मेडिकल में आगे जाओगे, पहले तो एडमिशन से पहले कोचिंग पे 3 लाख रुपया, और एडमिशन उसके बाद पास हो गया तो सरकारी कॉलेज में भी इंजीनियरिंग मेडिकल लॉ में 15 लाख से 30 लाख 40 लाख लग जाते हैं। तो है आपके पास क्या 30 लाख खर्च कर सकते हो क्या? तो पैसे के अभाव में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं या सुसाइड कर लेते हैं, इंटरनल एग्जाम में उन्हें फेल कर दिया जाता है। तो पहली बात तो पैसा नहीं है फीस जमा करने के लिए। 1% लोग हैं हमारे समाज के जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम है। 99% हमारे परिवारों की इनकम 5,000 रुपए से 20,000 रुपए महीना, 99% समाज के लोगों की। तो जिसकी पूरे परिवार की इनकम 5,000 से 20,000 रुपया महीना है, आप बताइए क्या वो 15 लाख 20 लाख 30 लाख अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, डिग्री का खर्चा उठा सकता है क्या? कहां जा रहे हैं हम, कहां जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में? और ऊपर से हम प्रोग्राम भी 2-2 3-3, एक संगठन के 2 संगठन, 2 के 3 संगठन, 3 के 4 संगठन, टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। पर हमारी एकता कहां बची? इसी अंबेडकर पार्क में अभी 10 दिन पहले भी आया था, बाबा साहब की जयंती के लिए इसी में आज भी आया हूं। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, मेरी समझ नहीं आता अलग क्यों है। समता संघ दल, उसके 36 टुकड़े, सारे टुकड़े टुकड़े करके सब पॉकेट्स बन गई हैं। पॉकेट से काम चलेगा क्या? सीमित मात्रा में हमारे पास शक्ति है, सीमित मात्रा में हमारे पास धन है, जेब से कोई लगा के प्रोग्राम नहीं करता। इन्होंने भी चंदा इकट्ठा किया होगा, उन्होंने भी चंदा इकट्ठा किया होगा। हमारे सारे प्रोग्राम चंदे से होते हैं। बाम सेब भी बनी तो चंदे से, चंदे के पैसे से BSP बनी। लेकिन अब याद है वो चंदे देने वाला वर्ग खत्म हो गया है। जो नौकरी पेशा थे वही तो अपनी तनख्वाह में से चंदा देते थे। जब नौकरी नहीं बचेगी तो चंदे देने वाले भी नहीं बचेंगे। इसका मतलब समाज धीरे धीरे डूब रहा है, हम खात्मे की तरफ जा रहे हैं। MP MLA बन सकते हैं, बन रहे हैं, आगे भी बन जाएंगे, चूंकि रिजर्वेशन है। जिस दिन रिजर्वेशन खत्म हो गया ना, एक भी आदमी विधायक बनने के भी सपने देखना छोड़ देना। जीत नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं जीत सकते। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दो
जिसके अंदर 50% लोग हमारे रहते हो, और जहां रहते भी हैं अगर पूरी तरह से हमारे लोग रहते हो लेकिन रिजर्वेशन ना हो, तो जानते हो क्या होगा? जैसे गांव में होता है ना, जिसका एक घर है दलित का, उसको खड़ा कर देते हैं, और जिसके पास 500 वोट हैं, 500 वोट वाला हारता है, 1 वोट वाला जीत जाता है वहां, क्योंकि वो बाकी सब सवर्ण अपने जो गुलाम किसी को पकड़ के उसको खड़ा करते हैं और उसे जिता लेते हैं, जिता के बसता उसके घर होता है, फिर वो गुलाम ही रहता है, वो प्रधान नहीं बन पाता गांव का कभी। रिजर्वेशन खत्म कर दो तो हालत ये होगी जैसे अभी दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव हुए, रिजल्ट आ जाएगा, चल रही है काउंटिंग। आज तक जब से बार काउंसिल बनी है भारत के इतिहास में, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में आज तक एक भी शुल्क का चुनाव नहीं जीत पाया। 25 होते हैं सदस्य, 25 में से एक नहीं जीता पाया आज तक, हजारों वकील है हमारे। तो आज रिजर्वेशन यहाँ खत्म कर दो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, फिर देखते हैं कौन एमपी एमएलए बन जाए। लोग कहते हैं मैं तो अपनी वजह से हूं, मेरे पास इतनी जनता है, कोई जनता बनता नहीं है भाई। जब 36 खड़े हो जाएंगे ना शुल्क, तो 36 जगह वोट पटेगा, एक भी नहीं जीत पाएगा। ये तो बाबा साहब की कृपा से रिजर्वेशन से हम बन गए। रिजर्वेशन ना होता मेरे पिताजी की नौकरी ना लगती, रिजर्वेशन ना होता मेरा लॉ में एडमिशन ना होता, रिजर्वेशन ना होता तो मैं एमएलए नहीं बनता। सब कुछ तो रिजर्वेशन से मिला है, और वही रिजर्वेशन धीरे धीरे सरकारों ने सब क्षेत्र में खत्म कर दिया। केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जो भी बचा हुआ है। और इसकी भी ध्यान रखना, जितने लोग बैठे हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा रहे। जिस दिन उनकी ताकत ज्यादा हो गई, यानी जो 400 पार का सपना देखते थे, जिस दिन उनका 400 पार का सपना पूरा हो गया, मेरी बात को रिकॉर्ड करके रख लेना और फिर समय बता देगा, उस दिन ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी खत्म कर देंगे। फिर कोई एमपी एमएलए भी नहीं बन पाएगा। फिर सदन में चाहे बेशक जो जीत के जाते हैं सारे नहीं, पर कुछ लोग हैं जो वहां आवाज उठाते, कुछ तो उठाते, कुछ तो लड़ते हैं, कुछ तो सरकार पे दबाव बनाते हैं, फिर तो आपका वहां बोलने वाला भी नहीं बचेगा। स्थिति इतनी नाजुक है, अगर आज आप नहीं जागे, अगर समाज के वर्तमान स्थिति के ऊपर अगर आपने चिंतन नहीं किया, अगर भविष्य की तैयारी नहीं की, तो यकीन मानिए जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर देकर गए थे 70% छिन चुका है, और जो 30% बचा वो कुछ दिनों में छिन जाएगा, वो भी बचेगा नहीं। भैया आप चिंतन कर लो, क्या दोबारा से गुलाम बनना चाहते हो? जो थोड़े खुशहाली आई है ना, ये नौकरी से ही आई है। अभी भी व्यापारी नहीं है हमारे समाज में, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, कहां से करोगे व्यापार? 1% लोग सरकारी नौकरी में या व्यापार में है, 99% केवल तनख्वाह के ऊपर है, चाहे वो सरकारी नौकरी से हो चाहे प्राइवेट से हो। सरकारी नौकरी बची नहीं है और प्राइवेट में पैसा नहीं है, समझ रहे हो ना आप? इसलिए मैं भाषण नहीं दे रहा आज, जो मेरे दिल में दर्द है वो बोल रहा हूं। कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, इससे काम नहीं चलेगा। जिस मर्जी पार्टी में हो, अगर आपके विचार पे काम ना करे, अगर आपके समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने को, बोलने को और करने को तैयार ना हो, तो ऐसी पार्टियों को ठोकर मारनी पड़ेगी, और ऐसे नेताओं को भी ठोकर मारनी पड़ेगी जो समाज के रिजर्व सीट से जीत के जाएं, लेकिन जाने के बाद समाज के मुद्दों पर आवाज ना उठाएं। हमें गुलामों की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, गुलाम को यह एहसास करा दो कि वह गुलाम है, तो वो आजादी के लिए संघर्ष कर देगा। लेकिन आज गुलाम बन रहे हैं खुशी से, उन्हें गुलामी में ही मजा आ रहा है, उन्हें आज समाज का दर्द नहीं दिख रहा, कितनी बुरी हालत में समाज पहुंच रहा है। चलो एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं एक बार उन लोगों को चाहता हूं वो हाथ उठाएं जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, चाहे वो मंच पे बैठे हैं चाहे सामने बैठे हैं। गिन लो भाई, इधर भी होंगे, इधर भी। आप रिटायर नहीं हो क्या? कितने सारे रिटायर हैं? अब हाथ नीचे करो। अब वो लोग हाथ उठाएं जिनकी पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी लगी हो। जितने बैठे इनमें पूरे में से जिसकी सरकारी नौकरी लगी हो पिछले 5 साल में, वो आदमी हाथ उठा दे। देख लो, देख लो भाई, आप भी, सारे नेता भी बैठे हैं ऊपर, और वो भी नेता ही है जो समाज के, चाहे बुद्ध धम्म का काम कर रहे हैं, चाहे बाबा साहब का नेता ही है ना। समाज के नेता तो हैं, कुछ पॉलिटिकल नेता, कुछ समाज के नेता हैं। एक सिंगल नहीं हाथ उठा। ये हालत समाज की है। कहां खड़े हम? कौन करेगा इस पे चर्चा? कौन लड़ेगा इस लड़ाई को? बाबा साहब अकेले दे गए, हम सारे मिलके उसको भी ना बचा के रख पाए जो बाबा साहब देकर गए। ना रिजर्वेशन बचा, ना नौकरी बची, ना स्कॉलरशिप बचा, सब बेच दिया सरकार ने जो सत्ता केंद्र में जो बैठी है। गुलामी इसलिए गुलाम है क्योंकि समाज ने गुलामों को स्वीकार कर लिया और समाज भी गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। अगर समाज तय कर ले, समाज एकजुट हो जाए, अगर समाज एकजुट हो जाए तो अगली साल यहां 2 मंच नहीं लगेंगे, एक जयंती बनेगी, एक। और अगर ना माने तो ना मानने वालों को भी साइड में करना पड़ेगा, चाहे वो राजेंद्र गौतम क्यों ना हो।
राजेंद्र गौतम को भी तब तक मानना है जब तक ईमानदार रहे, समाज के प्रति वफादार रहे। जिस दिन समाज के खिलाफ जाके काम करना शुरू कर दे, उस दिन राजेंद्र गौतम जैसे लोगों को पूछने की, बुलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तब बात बनेगी। वरना तो हालत देश सब जानते हैं, समाज की हालत खराब हो रही है।